अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जिसे आप लोग ILO भी कहते हैं, इसे आप लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्थान है, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो, स्टेट BCS का एग्जाम हो, या फिर आपके वनडे एग्जाम हो। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी डेट ही याद रखिए, 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोगों को जाना है यूरोप, यूरोप में आप जाएंगे स्विट्जरलैंड, और ये आप लोगों को स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा है। यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा जेनेवा, जेनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। आप देखेंगे कि वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्ष 1940 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था इसका, तो आप देखिए वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है संगठन ILO। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1969 में। विभिन्न सामाजिक वर्गों की मध्य शांति स्थापित करने हेतु, और आप देखेंगे कि श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर। इसमें आप देखेंगे अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। और आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई हुई। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये आप देखिए, महामंदी के दौरान श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, पोलैंड में सॉलिडेरिटी व्यापार संगठन की स्थापना, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर विजय, ये सब इसने काम किए हैं। और वर्तमान में आप देखेंगे यह एक न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु नैतिक एवं लाभदायक ढांचे के निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ILO का आधार त्रिपक्षीय सिद्धांत है। इसमें आप देखिए संगठन के भीतर आयोजित वार्ताएं सरकारों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा सदस्य राष्ट्रों के नियोक्ताओं के मध्य होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि ILO 3 मुख्य निकायों, सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। क्या करता है? कार्य संपन्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों एवं ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। यह प्रतिवर्ष जेनेवा में आयोजित किया जाता है। इसे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। और आप देखेंगे कि सामाजिक एवं श्रम संबंधी प्रश्नों पर चर्चा के लिए भी यह एक प्रमुख मंच है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। इसमें आप देखते हैं कि एक शासी निकाय होती है, यह ILO की कार्यकारी परिषद है। प्रतिवर्ष जेनेवा में इसकी 3 बैठकें आयोजित की जाती हैं। कितनी? 3 बैठकें आयोजित की जाती हैं। यह ILO की नीतिगत निर्णयों का निर्धारण एवं कार्यक्रम तथा बजट तय करता है, जिन्हें बाद में आप देखिए स्वीकृति हेतु सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। और आप देखिए संचालन निकाय एवं श्रम संगठन के कार्यालय के कार्यों में त्रिपक्षीय समितियों द्वारा सहायता की जाती है, जो कि प्रमुख उद्योगों को कवर करती है। और आप देखेंगे कि व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक संबंध, श्रमिकों की शिक्षा तथा महिलाओं और युवा श्रमिकों की विशेष समस्याओं जैसे मामलों पर विशेषज्ञों की समितियों द्वारा भी इससे समर्थन प्राप्त होता है। फिर आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है और यह ILO की संपूर्ण गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु है, जिसे संचालन निकाय की समीक्षा और महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार किया जाता है इसमें। फिर आप देखेंगे विशेष रुचि के मामलों की जांच हेतु समय समय पर ILO सदस्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय बैठकें संबंधी क्षेत्रों के लिए आयोजित की जाती हैं इसमें। अब बात आती है ILO के कार्यों की,
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी संगठन बनता है तो उसका कुछ काम तो होता है, कार्य तो होते हैं। तो आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका श्रम संगठन है, इसके कार्यों की बात करें तो सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करने हेतु निर्देशित समन्वित नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। इसके कार्य में आप देखते हैं कि अभी समयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना। सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना भी इसका काम है। और आप देखिए मानव अधिकारों, काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलात्श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा आदि का संरक्षण करना भी इसका काम है। सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर कार्य का अनुसंधान तथा प्रकाशन करना भी इसका काम है। अब आप देखिए आईएलओ के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि कार्य के मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना, उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना इसका लक्ष्य है। सभ्य कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। और त्रिपक्षीय एवं सामाजिक संवाद को मजबूत करना भी इसका लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक अगर हम लोग देखें ना, तो इसमें आप देखिए आईएलओ विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है और जिनकी सदस्य राष्ट्रों द्वारा पुष्टि की जाती है। ये गैर बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, याद रखिएगा। आईएलओ में सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के समूहों के इनपुट के साथ कन्वेंशन तैयार किए जाते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाया जाता है। आईएलओ कन्वेंशन अभी समय की पुष्टि करने हेतु एक सदस्य राष्ट्र इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है। कई देश अपने राष्ट्रीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तैयार करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में इन कन्वेंशनों और अभी समयों का उपयोग भी करते हैं। सभ्य कार्य का एजेंडा, इसमें आप देखेंगे कि आईएलओ का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के तहत सभी को सभ्य कार्य प्रदान करना है। और आप देखेंगे कि विकास भागीदारों के समर्थन द्वारा आईएलओ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में 100 से अधिक देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगर हम देखिए इसके कार्य के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा, इसे आप देखते हैं कि वर्ष 1998 में अपनाया गया था। घोषणा में सदस्य राष्ट्रों को 4 श्रेणियों में विभक्त 8 मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को मान्यता देने, उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था, जहां उन्होंने प्रासंगिक कन्वेंशनों की पुष्टि की है अथवा नहीं। ये 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं इनमें? संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, कन्वेंशन 87 और 98 में। बलात्श्रम तथा या फिर अनिवार्य श्रम का उन्मूलन, कन्वेंशन 19 और संख्या 105 में। बाल श्रम का उन्मूलन, कन्वेंशन संख्या 138 और संख्या 182 में। और रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी भेदभाव का उन्मूलन, कन्वेंशन संख्या 100 एवं संख्या 111 में। आईएलओ के मुख्य कन्वेंशन अगर आप लोग देखें तो 8 मौलिक कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार फ्रेमवर्क का एक अभिन्न हिस्सा है और उनका अनुसमर्थन सदस्य राष्ट्रों के मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। कुल 135 सदस्य राष्ट्रों ने सभी 8 मौलिक सम्मेलनों की पुष्टि की है। दुर्भाग्य से उच्चतम जनसंख्या वाले विश्व के 48 सदस्य राष्ट्रों द्वारा 183 सदस्य राज्यों में से सभी 8 कन्वेंशन की पुष्टि करना अभी शेष बचा हुआ है। इसमें अगर आप देखिए कि आईएलओ के मुख्य 8 कन्वेंशन देखें तो इसमें आप देखिए बलात्श्रम पर कन्वेंशन संख्या 29 आप लोगों को देखने को मिलेगी। बलात्श्रम पर कन्वेंशन संख्या 29 आपको देखने को मिलेगी, ये याद रखिएगा। और फिर आप देखेंगे कि बलात्श्रम का उन्मूलन पर कन्वेंशन संख्या 105, समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन संख्या 100। फिर आप देखेंगे कि इसमें भेदभाव, रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन संख्या 111, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन संख्या 138 संबंधित है। बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन संख्या 182, संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन संख्या 87, संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर कन्वेंशन संख्या 98 और सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण और आजीविका के लिए वैश्विक आर्थिक एवं अन्य चुनौतियों का सामना करने हेतु 8 कन्वेंशनों को एक साथ लाना वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक भी हो गया है। और वास्तव में ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता, सभी को सुरक्षा प्रदान करने एवं वैश्विक तंत्र में सामाजिक न्याय की आवश्यकता को साधने हेतु व्यापक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्थानीय समुदायों के मुख्य स्रोत भी हैं।
अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग आईएलओ को देखें तो इसमें आप देखते हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन को देखें तो भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से आईएलओ के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य भी है भारत। और भारत में आईएलओ का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। आईएलओ और इसके भागीदारों के मध्य परस्पर विश्वास सम्मान इसके अंतर्गत निहित सिद्धांतों के रूप में स्थापित है। यह निरंतर संस्थागत क्षमताओं के निर्माण तथा भागीदारों की क्षमताओं को मजबूत करने का आधार भी है। भारत ने 8 प्रमुख मौलिक आईएलओ कन्वेंशन में से 6 की पुष्टि की है। ये कन्वेंशन निम्नलिखित हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। बलाश्रम पर कन्वेंशन संख्या 29, बलाश्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन संख्या 105, और आप देखेंगे समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन संख्या 100, और भेदभाव रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन संख्या 111, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन संख्या 138, और बाल श्रम के सबसे विक्रय स्वरूप पर कन्वेंशन संख्या 182 में भारत शामिल है। और भारत ने 2 प्रमुख मौलिक कन्वेंशनों अर्थात संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन 1948 संख्या 87 और संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन 1949 संख्या 98 की पुष्टि नहीं की है भारत ने। और आईएलओ की कन्वेंशन संख्या 87 और 98 की पुष्टि नहीं होने का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं। इन कन्वेंशनों की पुष्टि करने हेतु भारत को सरकारी कर्मचारियों को कुछ ऐसे अधिकार देने होंगे जो वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध हैं, अर्थात हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करना, वित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होना आदि। आईएलओ में व्यापार अगर संगठन की देखें हम लोग बात करें तो व्यापार संगठन आईएलओ की विकासशील नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रमिक समूह का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों द्वारा किया जाता है और सचिवालय में श्रमिक गतिविधियों ब्यूरो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यापारिक संगठनों को मजबूत करने के लिए समर्पित है ताकि वे श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों का बेहतर बचाव कर सकें। और आप देखिए आईएलओ की पर्यवेक्षी भूमिका। आईएलओ सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित आईएलओ कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। इसे निम्न माध्यम से किया जाता है। कौन सा माध्यम है ये आप देखिए, कन्वेंशन और सिफारिशों को लागू करने संबंधी विशेषज्ञों की समिति द्वारा कन्वेंशन एवं सिफारिशों को लागू करने हेतु संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय समिति द्वारा, और सदस्य राष्ट्रों को भी उन कन्वेंशनों के कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट भेजना आवश्यक होता है जिसकी उन्होंने पुष्टि की है। और शिकायतों की बात करें अगर हम लोग तो आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, हालांकि यह सरकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ भी इस आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है कि उन्होंने उन आईएलओ कन्वेंशनों का अनुपालन नहीं किया जिनकी उन्होंने पुष्टि की है। शिकायतें किसी ऐसे सदस्य राष्ट्र द्वारा की जा सकती हैं जिसने उसी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हों, और यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अथवा आईएलओ के संचालन निकाय की एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आईएलओ का ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क, ये आप देखेंगे क्या है ये, इसमें आप देखिए आईएलओ के ग्लोबल कमीशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क का गठन आईएलओ फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव में दूसरे चरण को चिन्हित करता है, और इसकी सह अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लफेन द्वारा की गई थी। और आप देखिए आयोग एक मानव केंद्रित एजेंडे हेतु रूपरेखा तैयार करता है जो लोगों की क्षमताओं, संस्थानों और सतत कार्य में निवेश करने पर आधारित है। और इसने फ्यूचर ऑफ वर्क का गहन परीक्षण किया जो 21वीं सदी में सामाजिक न्याय के वितरण के लिए विश्लेषणात्मक आधार प्रदान कर सकता है। यह नई तकनीक, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है। और आप देखिए एवं श्रम की दुनिया में पैदा होने वाले व्यवधानों पर एक सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी आएगी क्योंकि पुरानी कुशलता अप्रचलित हो जाएगी। और इसके प्रमुख सुझाव क्या हैं? तो इस एक सार्वभौमिक श्रम गारंटी जो श्रमिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, आजीविका हेतु एक पर्याप्त पारिश्रमिक, कार्य का नियत समय और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करती है। और जन्म से लेकर आप देखिए वृद्धावस्था तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जो लोगों की जरूरतों का समर्थन कर दें। और आजीवन सीखने के लिए
एक सार्वभौमिक अधिकार जो लोगों को कौशल प्रदान करे, कौशल का नवीनीकरण करे और कौशल विकास हेतु सक्षम बनाए। ये भी देखेंगे आप। और डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्मों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली सहित सब कार्य को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी परिवर्तन का प्रबंधन, देखभाल, हरित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं मापने योग्य परिवर्तन एवं मापने देखभाल, हरित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश की बात होती है। लैंगिक समानता ही तो एक परिवर्तनकारी एवं मापने योग्य एजेंडा, दीर्घावधि निवेश को बढ़ावा देने हेतु व्यापार प्रोत्साहन को नया रूप देने की बात होती रहती है। तो ये कहानी है ILO की, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इतनी जानकारी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इसी से आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे।